चलिए तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम पाली का हम लोग अभी व्याख्या करेंगे और हम लोग जानेंगे 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। 80 नंबर आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि CA क्या है, यह CaOCl2। ठीक है, इसका प्रचलित साधारण नाम क्या है? साधारण नाम है इसका विरंजक चूर्ण, लेकिन इसको हम लोग रासायनिक नाम अगर पूछेगा हमसे, ठीक, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा वो हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर है आयोडीन युक्त नमक। कौन है? आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम क्लोरेट भी होता है और पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। ठीक है, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम क्लोरेट भी होता है और सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड भी शामिल होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिश्र धातु जिसमें 90% कौन होता है? कॉपर। और 10% कौन होता है? तो स्टील होता है। तो क्या होता है? स्टील या टीन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है, तो कांसा में कौन कौन शामिल होता है? कॉपर और एसएन। ठीक है, कॉपर और टीन शामिल होता है। चलिए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो 2 आबंधन पाए जाते हैं। अगर हम देख ले O2 को तो यह इस रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O, यानी इसके पर कितने आबंधन पाए जाएंगे? 2 आबंधन पाए जाएंगे। चलिए यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प में क्या होता है? तो यशद पुष्प में होता है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। ठीक है, चलिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग ही क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग स्नान करते हैं वह साबुन किसका होता है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह का संकेत क्या होता है? डबल बॉन्ड CO। इसको कीटोन के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? कीटोन के भी नाम से जानते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? आइन। ठीक है, इसमें क्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन और एथीन। चलिए एथीन तो होगा नहीं, मीथेन होगा नहीं, एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म में वह एल्काइन आइन नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। ठीक है, चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? याद रखिएगा, इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। अगर इसका हम लोग लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। इसलिए इसका लास्ट कक्षा में कितना बच गया? 1। इसलिए इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है यह लॉस करेगा। ठीक है, इसलिए इसका +1 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन में N जुड़ा हुआ है, N वाला का क्या होता है? CnH2n+2। हम लोग पिछले स्लाइड में भी इसका आंसर कर चुके हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या होता है फ्लोरीन का 9। वहीं अगर क्लोरीन का पूछता तो इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान कितना होगा? लाल को क्या कर देगा? नीला करेगा। अनिल अम्ल को नीला, लाल को नीला करेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। यानी यह होगा क्या? तो यह एक क्षारीय विलयन होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8 और परमाणु भार पूछ रहा है तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट में से किसका अयस्क है? किस धातु का? तो एल्युमिनियम का है। बार बार हम पिछले स्लाइड में देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा है? जिंक, उसके बाद क्या है? कॉपर।
ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद Zn, और उससे सबसे कम कौन हो जाएगा, कॉपर। अब कहता है कि Fe2O3, ठीक है, एल्युमिनियम का 2 परमाणु और Al2O3 बनाता है और 2 Fe चलाता है, यानी एल्युमिनियम क्या करता है, Fe को विस्थापित कर रहा है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन जैसे ही हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। हाइड्रोकार्बन 2 शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। देख रहे हैं यहाँ कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलकर बन रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन भी बनेगा। अब बोरोन एवं एल्युमिनियम, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं, तो बोरोन एवं एल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में, ऐसे बताए थे ना आप लोगों को, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 13वां वर्ग ये वाला हुआ, इसी में एल्युमिनियम और ऊपर बोरोन पाया जाता है, ठीक। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम एक प्रकार का क्या है, रसायन है, जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। बाघ उपभोक्ता है, कौन सा उपभोक्ता है, तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद कहता है पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है, तो पित्त रस का स्राव करने वाला कौन अंग है, तो यकृत है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, यानी हाथ वाला भाग जो है वह क्या है, समजात अंग है, यानी सब का काम एक ही है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, समजात अंग कहते हैं। वे अंग जो एक समान रूप से कार्य करता है उस अंगों को क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो पुनरुद्भवन का उदाहरण किस में होता है, तो हाइड्रा में। पुनरुद्भवन का मतलब होता है उसका कट गया और वही डेवलप होकर नया जीव बन जाता है, ठीक। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप कहलाता है। और भौतिक अंतर जो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनोटाइप कहते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो ऋणात्मक किसका माना जाएगा, ऋणात्मक किसका माना जाएगा, अवतल दर्पण का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा आपको बता चुके हैं आप लोग, प्रकाश आता है एन, अब ध्रुव से हम लोग मापने जाते हैं एन, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा, इसका एफ और इसका आर दोनों कथी में होगा, माइनस में होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना, के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को आवर्धित बनाना है अवतल दर्पण में, तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, और काल्पनिक प्राप्त करना है तो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई और बटा साइन आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं। कथी कहते हैं इसको, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछे आप आंसर देते रहिए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर है, बरका डी से भी इसको सूचित करते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v बटा u होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, ठीक। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42 किसका अपवर्तनांक है, तो हीरे का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक इसका ज़्यादा होता है इसलिए यह क्या होता है, तो चमकदार होता है। कोई पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक है ना, हीरा चमकदार क्यों होता है, तो हम लोग बोलेंगे हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है इसीलिए यह क्या होता है, चमकदार होता है। आइए आगे देख लेते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक कितने सतह से घिरा होगा, 5 सतह से। आपको बना के दिखा दिया जाए, ये होता है आपको कथी, ये होता है आपको प्रिज्म, 1 2 पीछे वाला 3, ये इस साइड वाला, नीचे वाला यह 4 और यह ऊपर वाला 5। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, किससे घिरे होते हैं, वात रंध्र से घिरा होता है कौन, रंध्र छिद्र। चलिए, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो श्वसन की क्रिया में मुक्त कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी निकलता है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसका होता है, लाल प्रकाश संश्लेषण के लिए। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है,
तो याद रखिएगा किसका मुक्त होता है इसमें, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा और सिर्फ H2O, इनमें से सभी। यह सिर्फ हटा दीजिए, H2O भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार का अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है। हमारा स्किन भी क्या होता है, अर्धपरागम्य होता है। और जितना भी फल हम लोग देखते हैं, फल जो खाते हैं वो सब क्या है, जितना भी फल हम लोग खाते हैं वो सारा का सारा क्या है, अर्धपरागम्य झिल्ली के अंतर्गत आता है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है। ये हम पहले भी स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब कहता है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो स्टार्च की स्थिति के जांच के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आयोडीन का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के गुण के आधार पर और प्रकाश के मात्रा के आधार पर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रक्त के लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का केमिकल है, रसायन है, उसी के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है, तो दांत का कठोरतम भाग है इनेमल। और दांत का ही नहीं, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो इनेमल ही कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, इससे गलसुआ रोग हो जाएगा। अब कहता है अपघटक का उदाहरण कौन है, तो याद रखिए कवक जो है, फंगी जो है, वह किसका उदाहरण है, अपघटक का। यह सराने और गलाने का काम करता है किसी भी जीव को। चलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत अल्टीमेटली कौन है, तो सूर्य की किरण है, सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है, याद रखिएगा वायुमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, जलमंडल भी वायु पर्यावरण का हिस्सा है, स्थल मंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने होते हैं, तो 3 होता है। समझ में आ गया। जैसे एक जीव है, ठीक है, एक जीव है जो क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ठीक नहीं बने, ठीक, ये पेड़ पौधे हैं, इसको कौन खा लेगा, शाकाहारी, शाकाहारी। इन शाकाहारी को कौन खा लेगा, मांसाहारी। इस प्रकार से कितने पोषण स्तर हो गए, 3। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए कहता निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त होने वाला है, वो कौन है, पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है ना, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक है ना, ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। दो दहन कर जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ईंधन कहते हैं। ऊष्मा देता है हम लोग को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न हो करता है कौन, तो प्रिज्म से होकर जैसे ही हम लोग किसी है ना प्रकाश किरण को गुजारेंगे, श्वेत प्रकाश किरण को, तो वह कितने रंगों में बांट देगा, 7 रंगों में। उसी क्रिया को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, सौर सेल कहते हैं, जो आपके छत पे लगा होता है, कहीं कहीं पर टंगा होता है। समझ में आ गया। अभी सरकार इसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, तो बहुत योजनाएं चला रही है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक कौन सा हो जाएगा, प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा, NaOH सबसे ज़्यादा इसमें ताकतवर है। क्षारक तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, सब क्षारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत वाला क्षारक कौन है, NaOH है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है। चलिए ऐसा मत समझिए कार्बन डाइऑक्साइड है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये इसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ के रूप में होता है। ठीक।
फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? सभी आदमी जानते हैं, क्या है वो? एथिलीन। एथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी पेड़ पौधा में पाया जाता है, जिब्रेलिन भी और साइटोकाइनिन भी, ठीक। लेकिन इस सब का काम क्या है? अलग अलग है। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। गोबर छत्ता क्या है? एक प्रकार का मृत जीवी का उदाहरण है, ठीक है। सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मृत जीवी पोषण होता है इसको गोबर छत्ता में। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है, अणुसूत्र है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में कौन सी होती है? तो मृत जीवी होता है। गोबर छत्ता में जो हो रहा वही तो है उदाहरण, कवक का तो उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। जैसे पेड़ पौधा है, जैसे क्या है, जैसे समझ लीजिए इस बात को, क्या कह रहा है। पेड़ पौधा है, इसको खा गया हिरन, ठीक है, तो इसका 10% ऊर्जा ऊपर जाएगा, 10% ऊर्जा हिरन में जाएगा। और हिरन को जब वो शेर खाएगा तो शेर में इसका कितना परसेंट जाएगा? 10% ऊर्जा। अब शेर से यहाँ ऊर्जा नहीं आएगा और यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब यह क्या होता है? एक दिशीय, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। अब समझ में आ गया मतलब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ। कौन कौन? बायां नीलय, दायां नीलय। नीलय क्या होता है? नीलय, ठीक है। नीलय बटा होता है लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। और आलिंद जो हम लोग देखते हैं, आलिंद, ठीक है, यह भी लेफ्ट और राइट में बटा होता है। यानी कि 2 और 2 4 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किसमें देखने को मिलता है? तो चिंपैंजी से हमारी समानता देखने को मिलता है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनता है, वह कौन सा अभिक्रिया है? तो किण्वन है, ठीक है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? आयनों का जिसमें आदान प्रदान होगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे? आयनों का आदान प्रदान जैसे ही होगा तो इसका मतलब हो गया विस्थापन होगा नहीं, संयोजन होगा नहीं, अपक्षेपण होगा नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाँ, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखते हैं। 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, ये भी सही है, संतुलित है। 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, ये भी संतुलित है। यहाँ पर देखते हैं 2 गो पोटेशियम, 2 गो पोटेशियम, 2 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, 3 दूना 6 गो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है। यानी ये संतुलित नहीं होगा। देख लेते हैं काहे नहीं है। Pb एगो, Pb एगो, NO3 का एगो 2 गो, ऑक्सीजन का एगो 3 दूना 6 गो, तो हो जाएगा 2 गो एगो, 3 गो, 2 गो 5 गो, यानी कि यह असंतुलित है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक। आइए देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। किसका सूचक है यह? अम्लीय गुण को दर्शाने वाला, क्षारीय गुण को दर्शाने वाला, ठीक है। चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन है? याद रखिएगा, संगमरमर का भी सूत्र कथी है? CaCO3, ठीक है। चूना पत्थर का भी नाम है CaCO3, खड़िया का भी नाम है CaCO3, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? अलग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? अलग हो जाता है। CaSO4 ½ होता है, इसका सूत्र अलग हो गया। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर है, बार बार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन कर देता है? तो क्षार जो होगा वह लाल को क्या करेगा? नीला कर देगा, ठीक है, जिसमें OH शामिल होगा, माइनस आयन। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए? तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। किस उपकरण, ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण, है ना, का चिन्ह होता है? तो याद रखिएगा,
है ना, वोल्ट मीटर में नहीं होता है, मीटर में नहीं होता है, विद्युत सेल किस में नहीं होता है, तो सेल में होता है, ठीक है, एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, ठीक है, क्या होगा वो अपसारी हो जाएगा। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, अब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, गहना जेबर नहीं, जेबर याद रखिए, वेबर याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है कथी, वेबर। चलिए, 1 एम्पियर 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर, है ना, अंकों के बीच, 0 तथा 2A के अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 एम्पियर। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध से कम हो जाएगा। जैसे समांतर क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2023 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय पाली 2023 का क्वेश्चन आंसर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपका स्वागत है NCERT, है ना, हेल्प डेस्क में, हेल्प डेस्क में, ठीक है। हमारा कर्तव्य है NCERT और बिहार बोर्ड के लिए कथी करना, बिहार बोर्ड के लिए कथी करना, सहायता प्रदान करना। तो हम लोग देखते हैं आगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक। रंध्र का प्रमुख कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय करना यानी आदान प्रदान करना और वाष्प उत्सर्जन करना, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, याद रखिएगा, टैनिन भी है, गोंद भी है और रेजिन भी है। सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर देख सकते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये डीमोडायलिसिस नहीं है, ये हीमोडायलिसिस है, यहाँ पर लिख दिया गया है डीमोडायलिसिस। वाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो जड़ की वृद्धि क्या है, गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्व बल के द्वारा नीचे की तरफ वो गति करता है, इसलिए यह क्या है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। इस सब चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारा चैप्टर आसानी से देख सकते हैं और वो आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो जो पूर्ण है ना विकसित अंडाशय जो है वह किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है किसका, एड्स का। लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, तो एड्स लैंगिक जनन होता है। पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है, सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है, जिसका सबसे ज़्यादा पीएच मान होगा 11। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या डाल दिया जाएगा, जल में जैसे घुलाएंगे चूना को तो इसी में बदल जाता है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 को सोडा ऐश के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण है, तो ग्लोबल लवण कौन सा है, NaSO4 10H2O का नाम क्या है, ग्लोबल लवण, ठीक। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, संश्लेषित सूचक कौन है, मिथाइल ऑरेंज को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, केरोसिन में ज्वाला उत्पन्न होगा, मीथेन गैस में भी और मोमबत्ती में देखकर होता ही है, सब जानते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस
मुक्त होती है। सघन माध्यम में विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का बीच क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब वो गमन करेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो सघन माध्यम, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, यानी अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव मतलब P से मापी जाती है। निम्नांकित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है? तो किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से। हम लोग पिछले स्लाइड में, पिछले साल के क्वेश्चन में ये सब बार बार कर चुके हैं, देख रहे हैं, बार बार पिछले क्वेश्चन का है ना, पिछले पूछा गया क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो बिना क्वेश्चन बैंक को आप किए हुए तो आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक करना ही चाहिए। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े में 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? यह मान निकालना पड़ेगा। ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कम मतलब सीधा आंसर कर रहे हैं। 5/11 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, द्रव्य मतलब यहाँ पर धातु से है। ठीक, कहता है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 100 नैनोमीटर, है ना, 100 नैनोमीटर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, 100 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यह नैनोमीटर को दर्शाता है, 10⁻⁹। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा किसी चालक का, उतना ज़्यादा उसमें गर्मी उत्पन्न होगा, यानी उसमें उत्पन्न होगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है? आरबीसी करता है, लाल रक्त कणिकाएं करता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तनी गति कहलाता है। प्रकाश की तरफ अगर गति होगा पौधे में तो क्या कहलाएगा? प्रकाश अनुवर्तनी गति कहलाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो याद रखिएगा, घिंघा रोग से बचने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो गंध पहचानने का काम कौन करता है? मनुष्य का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो पार्श्व मस्तिष्क। इसी में चोट लग जाता है तो गंध पहचानने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसे लोग कहता है कि पीछे है ना, पिछला हिस्से पर नहीं ज़्यादा मारने के लिए जोर से। ठीक, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का विधि कौन सा है? कलम लगाना भी है, दाब कलम भी है, कलम बंधन भी है। इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है, और यह कार्बन का एक अपरूप है, फिर भी यह क्या है? विद्युत का सुचालक है, यानी यह अपवाद में आता है। सक्रिय श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? सोडियम होता है। ठीक, इसमें सबसे अधिक कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन इतना कैरेट का आपको सोना मिलेगा ही नहीं, वो बिस्किट के रूप में होता है, उसी को है ना, उसमें उसको मिश्र धातु बना करके उसमें चांदी जोड़ करके उससे सोना बनाया जाता है, सॉरी गहना जेवर बनाया जाता है। ठीक है, जो पहन के आप लोग घूमते हैं। आइए, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? याद रखिएगा, तो सोडियम को। किसको डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। सोडियम लिख के दे तब, चाहे Na लिख के दे तब, दोनों बात बराबर है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में, चलिए उसके बाद कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा है ना, कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन मुक्त होता है। निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबल मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर अम्ल कौन है? HCl है। ठीक है, तथा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो याद रखिएगा, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर आपको याद ना रहे तो अनिल याद रखिए। कथी याद रखिए? अनिल। कथी याद रखिए? अनिल। अनिल का मतलब अम्ल क्या करेगा? नीला को
लाल करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? नीले लिटमस पत्र को लाल, नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। ठीक है, अब बाकी जो बच गया लाल को नीला क्या करेगा? भस्म करेगा अपना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, यह कथी है? खाने का सोडा है। ठीक है, यह धोने का सोडा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? याद रखिए, फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें वर्गों की संख्या थी 9। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, सॉरी CaSO4 2H2O, यह जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, और यह किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? तो बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? 11 होता है। कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो पराग कण कहाँ पर पाया जाता है? पराग कोष में। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीटोसिन है, साइटोकाइनिन है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है और विखंडन भी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए, उसके बाद कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? याद रखिए, मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध था, है ना। एक ही पौधा में कई प्रकार के जीव उसको देखने को मिलता था, इसलिए इसका किया था। जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हम लोग अरस्तु को कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है मात्र 1। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल में। ठीक, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ पर होता है? तो मूत्र वाहिनी में। ठीक, पेंटेन का रासायनिक सूत्र C5H12 में कितने संरचना समयावधि है? तो 3 गो उसका समयावधि होता है। आपको समय बताइए दिए थे, है ना। अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा, तो वह क्या कहलाएगा? समावयवी कहलाएगा। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी के कितने वर्ग में आएगा? 14 में। घेंगा रोग पनपता है किस में? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। रंध्र मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? याद रखिएगा, तो पत्तियों पर ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? सिग्मोनोमीटर कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिग्मोनोमीटर कहते हैं। पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पराग कौन पाया जाता है? देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन एक ही साल में, देख रहे हैं, वही क्वेश्चन उलट के पूछ दिया। इसलिए बिना क्वेश्चन बैंक को क्लियर किए आप जबे नहीं कीजिएगा, रट जाइए क्वेश्चन बैंक सीधा। लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का सा पीला देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT। देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है DDT से। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर जो लगाया गया बल है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल है। देखो, विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया एक बल होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अभी हम इसी जब स्लाइड में किए हैं, एक दिवसीय होता है। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन रिपीट मोड पे है, चल रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं क्वेश्चन बैंक को क्लियर करें। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। देख रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है किसको? दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो भूतापीय सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होता ही। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑर्स्टेड ने किया था। ऑर्स्टेड का प्रयोग से पता चला था। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वह प्लस 20 सेंटीमीटर है। कितना है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण किसका होगा? तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि यह जैसे धनात्मक मिलेगा उसका फोकस दूरी, यानी कि वो कौन है? उत्तल दर्पण है। ऋणात्मक होता तो अवतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, बराबर आकार का होता है। ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग, सब जबरदस्ती वाली बात है। चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर दिखाई दे आंसर मार दीजिए। अब कभी कभी क्या करेगा? 1/f एने दे देगा, 1/v प्लस 1/u एने दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? +1 होता है, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा बनाता है, तो आवर्धन तो एक ही होगा उसका, काला ज़्यादा होगा उसका। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? हमेशा उत्तल दर्पण में मिलता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं, याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नीले रंग का वहाँ क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, वही फैल जाता है, दिखाई देता है नीला। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई है ना किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। यानी प्रकाश किरण जैसे ही आएगा, तो जैसे ही वह विरल माध्यम से सघन में आएगा तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा? यह मुड़ जाएगा। जाना चाहिए था ऐसे, मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर, ठीक। अब उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? सो देखिए, उत्तल लेंस इधर आ रहा है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ ध्रुव क्या है? P है। जैसे ही यहाँ फोकस दूरी इधर जा जाएगा, नहीं देख रहे हैं, तो इधर कथी में जाएगा? प्रकाश इधर जा रहा है, माप इधर रहा है, तो प्लस में होगा कि नहीं होगा? इसका R भी कथी में होगा? प्लस में होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2023 का प्रथम एवं क्या, तो द्वितीय पाली, ठीक है। अगर आप लोगों को यह सीरीज क्वेश्चन सीरीज क्या है? यह क्वेश्चन सीरीज 3 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक सीरीज, क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है ये, है ना, ईयर वाइज, है ना, प्रीवियस ईयर वाइज चल रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको कमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे? इसको शेयर करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह उसका क्या उठा सके? लाभ उठा सके, और एग्ज़ाम पे वह क्या कर सके? अधिक नंबर ला सके, ठीक है। धन्यवाद।